बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइडिंग के चैप्टर नंबर 5 की पार्ट 3 की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इनिशिएशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल। यहाँ पॉजिटिव फीडबैक साइकिल का जिक्र है, लेकिन उससे पहले ये देखिएगा थ्रेश होल्ड के बारे में उन्होंने बताया हुआ है। थ्रेश होल्ड फॉर इनिशिएशन हमें पता है कि जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर -90 मिलीवोल्ट्स का एक पोटेंशियल मौजूद होता है। इस पोटेंशियल के अंदर सडनली कोई इंक्रीज आए, 15 से 30 मिलीवोल्ट्स की इंक्रीज आए, तो उससे आपका एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो जाएगा। जिस तरह यहाँ पर उन्होंने बताया कि यूजुअली हम -65 मिलीवोल्ट्स को थ्रेशोल्ड मानते हैं, यानी -90 मिलीवोल्ट से सडनली अगर पोटेंशियल -65 तक चला जाए तो यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो जाता है। ये -65 मिलीवोल्ट्स एक पॉजिटिव फीडबैक को स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से पोटेंशियल करते करते 0 और फिर +35 तक चला जाता है। अब हम देखते हैं पॉजिटिव फीडबैक को। तो यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक का बताया, तो ये चीज़ मेरे पता चल गई। पहले थ्रेशोल्ड होना ज़रूरी है। जब थ्रेशोल्ड आ जाएगा तो पॉजिटिव फीडबैक ऑफ सोडियम चैनल शुरू हो जाएगा, यानी 10 सोडियम चैनल्स खुले, इन 10 सोडियम चैनल्स की देखा देखी मजीद सोडियम चैनल्स खुल गए। अब 20 खुल गए। जब 20 खुल गए तो इनको देख के 20 और खुल गए। करते करते सोडियम चैनल्स एक दूसरे को देख के बढ़ते चले जाएंगे, खुलते चले जाएंगे। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक साइकिल। और इन सोडियम चैनल्स के खुलने की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम चैनल्स खुल जाएंगे, ज़्यादा सोडियम सेल के अंदर आना शुरू हो जाएगा और सेल का पोटेंशियल +35 तक चला जाएगा। तो ये आगे पता है पॉजिटिव फीडबैक साइकिल हो गया फॉर ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है प्रोपगेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल। कि एक्शन पोटेंशियल जो कि प्रोड्यूस हो गया, थ्रेशोल्ड से स्टार्ट हुआ और फिर पॉजिटिव फीडबैक की वजह से मुकम्मल तौर पर प्रोड्यूस हो गया, फिर ये एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल किस तरह करता है। ये सारे इवेंट्स एक दफा व्हाइट बोर्ड पे भी डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास एक नर्व फाइबर है जिसके अंदर नेगेटिव पोटेंशियल मौजूद है। अंदर से कितना है ये -90 मिलीवोल्ट। ठीक, अब इसके एक पर्टिकुलर एरिया पे हम एक्शन पोटेंशियल को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल को सबसे पहले थ्रेशोल्ड आएगा, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होगा। थ्रेशोल्ड का मतलब है कि ये इस पर्टिकुलर जगह पे अंदर का चार्ज -90 की बजाय मिसाल के तौर पे किसी वजह से -65 मिलीवोल्ट हो गया, तो ये आपके पास आ गया थ्रेशोल्ड। ठीक है। अब इस -65 मिलीवोल्ट की वजह से एक पॉजिटिव फीडबैक स्टार्ट हो गया। सोडियम आयंस इस जगह पे सोडियम चैनल्स खुलते गए और करते करते ये वाली जो पर्टिकुलर जगह है यहाँ पे +35 हो गया। इस जगह पे एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हो गया। अंदर से मेम्ब्रेन पॉजिटिव हो गई, बाहर से मेम्ब्रेन नेगेटिव हो गई। तो ये आपने देखा इस जगह पे एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हो गया, पहले थ्रेशोल्ड और फिर पॉजिटिव फीडबैक की वजह से। अब हमने देखना है प्रोपगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। कि ये एक्शन पोटेंशियल जो इस पैच में प्रोड्यूस हुआ ये प्रोपगेट किस तरह से करता है। देखिए होगा क्या, आयंस आए हैं, यहाँ पे पॉजिटिविटी आ गई है। ये पॉजिटिव आयंस हल्के हल्के इस साइड पे भी जाएंगे। जब ये इस साइड पे जाएंगे तो इस -90 को भी ये चेंज करेंगे। मिसाल के तौर पे ये जो जिन पॉजिटिव आयंस की वजह से ये +35 है, ये पॉजिटिव आयंस यहाँ पे गए, इस जगह का जो -90 है उसको भी उन्होंने चेंज करके -65 कर दिया। जब ये इस जगह -65 होगा, यहाँ पे थ्रेशोल्ड हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक सोडियम चैनल खुलते जाएंगे और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्जेस अंदर आना शुरू हो जाएंगे। अल्टीमेटली ये वाली जगह भी +35 हो जाएगी। वेरी सिमिलरली आयंस इधर भी निकलेंगे और इधर भी करते करते +35 कर देंगे, तो इस जगह पे भी आगे पर एक्शन पोटेंशियल आ गया। तो ये हम कह सकते हैं कि एक्शन पोटेंशियल जो है वो इतनी जगह तक स्प्रेड कर गया। ठीक, अब यहाँ से मजीद ये इधर जाएगा और हर तरफ ये एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड करता चला जाएगा। तो ये यार देख किस तरह स्प्रेड होता है। पहले क्या होता है, थ्रेशोल्ड प्रोड्यूस होता है, फिर पॉजिटिव फीडबैक की वजह से एक जगह पे एक्शन पोटेंशियल कंप्लीट होता है और फिर वो एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड होता है। तो ये चीज़ हमने देख ली। अच्छा, अब देखें, पहले एक जगह डीपोलराइजेशन हुई थी और फिर ये डीपोलराइजेशन स्प्रेड हुई है या ट्रांसमिट हुई है। तो ये उन्होंने एक डेफिनेशन दी हुई है कि ट्रांसमिशन ऑफ डीपोलराइजेशन प्रोसेस इज कॉल्ड एज नर्व इम्पल्स या मसल इम्पल्स। ठीक, तो ये डेफिनेशन आपको दिखा दी। अब आता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन की तरफ। अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो हर तरफ ये प्रोपगेट कर रहा है, राइट साइड पे भी लेफ्ट साइड पे भी। अच्छा, ये तो एक नर्व फाइबर था ना, जो एक स्ट्रेट नर्व फाइबर था। अगर यहाँ पे कोई ब्रांच आ गई तो जाहिर बात है पॉजिटिव आयंस उस ब्रांच में भी जाएंगे और वहां पे भी डीपोलराइजेशन कॉज करेंगे। तो कोई भी ब्रांच आ जाए, कोई भी जगह आ जाए, इसने हर तरफ हर डायरेक्शन में प्रोपगेट करना है। कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है कि सिर्फ एक्सॉन की तरफ जाएगा या सिर्फ बॉडी की तरफ, ना जी ना, इसने हर डायरेक्शन में प्रोपगेट करना है। ठीक हो। नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है ऑल और नथिंग प्रिंसिपल। इसका मतलब ये है कि एक्शन पोटेंशियल या कंप्लीट प्रोड्यूस होता है या बिल्कुल ही प्रोड्यूस नहीं होता। मतलब क्या इस बात का, देखें ये पोटेंशियल ट्रेवल कर रहा है, ट्रेवल करते करते आहिस्ता आहिस्ता वीक होता चला जा रहा है। तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे +35 पोटेंशियल आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी देर बाद जाकर ये पोटेंशियल +25 आना शुरू हो जाएगा,
या मैं कहता हूँ ये पोटेंशियल प्लस 10 मिली वोल्ट बनना शुरू हो जाएगा, नहीं, थ्रेशोल्ड के बराबर या हुआ प्लस 35 ही तो डेवलप थोड़ा होगा, थोड़ा होता रहता है। या अगर जैसे ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल से कम होगा बिल्कुल ही पोटेंशियल डेवलप नहीं हो सकेगा, बिल्कुल माइनस 90 मिली वोल्ट भी रह जाएगा। तो या एक्चुअल पोटेंशियल कंप्लीटली प्रोड्यूस होगा प्लस 35 ही, या नहीं होगा। तो ये होता है आपके पास ऑल और नथिंग प्रिंसिपल। इसलिए आम तौर पे जब हमने नर्व इम्पल्स या मसल इम्पल्स को ट्रेवल करवाना होता है ना, तो हम कहते हैं यार एहतियातन जो एक्शन पोटेंशियल है ना उसको थ्रेश होल्ड पोटेंशियल थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए। यानी अगर मैं आपको रेशो वाइज दिखाऊं तो एक्शन पोटेंशियल ओवर थ्रेश होल्ड पोटेंशियल का जो आंसर है वो आपके पास ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक हो गया? क्यों ग्रेटर देन 1 होना चाहिए? ताकि एक्शन पोटेंशियल थ्रेश होल्ड पोटेंशियल से ज़्यादा हो। अगर एक्शन पोटेंशियल तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम एक्शन पोटेंशियल को थ्रेशोल्ड पोटेंशियल थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं ताकि जो इम्पल्स है वो ट्रेवल करती जाए। और ये जो ज़्यादा रखते हैं ना इसको हम नाम देते हैं सेफ्टी फैक्टर। ठीक हो गया? तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, द रेशियो ऑफ एक्शन पोटेंशियल टू द थ्रेशोल्ड फॉर एक्साइटेशन मस्ट एट ऑल टाइम्स बी ग्रेटर देन 1। दिस ग्रेटर देन 1 रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड सेफ्टी फैक्टर फॉर प्रोपगेशन। क्योंकि अगर 1 से कम हो गया यानी एक्शन पोटेंशियल जो है वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल से कम हो गया तो थ्रेशोल्ड ही प्रोड्यूस नहीं हो सकेगा, तो इनिशिएशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल नहीं हो सकेगा और माइनस 90 पे ही मेम्ब्रेन रह जाएगा। आपका जो इम्पल्स है वो मजीद आगे ट्रेवल नहीं कर सकेगा। ठीक होगा? तो ये आपके पास प्रोपगेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल हो गया। नेक्स्ट आता है री एस्टैब्लिशिंग सोडियम पोटेशियम आयनिक ग्रेडियंट्स। अच्छा, इस टॉपिक में ये पहले समझना जरूरी है कि एक्शन पोटेंशियल से सोडियम और पोटेशियम की कंसंट्रेशन को फर्क क्या पड़ता है। ठीक है? तो उनकी कंसंट्रेशन को थोड़ा सा मैंने यहाँ नंबर्स से शो किया है ताकि समझने में आसानी हो। तो आपको पता है पोटेशियम सेल के अंदर ज़्यादा कंसंट्रेट होता है, बाहर कम होता है। तो ये देखा पोटेशियम अंदर 2100 शो किए हुए हैं, बाहर सिर्फ 15 है। इसी तरह सोडियम सेल के बाहर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द इनसाइड। तो सोडियम सेल के बाहर कितना है 40,100 और अंदर सिर्फ 4,000। ठीक है? इस वक्त सेल रेस्टिंग स्टेट में है, माइनस 90 मिली वोल्ट इसके अंदर मौजूद है, बिल्कुल रेस्टिंग कंडीशन में है, यहाँ पे रेस्टिंग स्टेट में है। अब जब एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा, ये डीपोलराइजेशन कैसे होती है? सोडियम आयन के इन्फ्लक्स से होती है ना, आपको पता है इस बात का। जब सोडियम आयन्स ने सोडियम चैनल्स खुलते हैं तो उसकी वजह से होती है, सोडियम आयन्स ने अंदर आना शुरू किया। अब एक बात नोटिस कीजिएगा, ये जो माइनस 90 से प्लस 35 पे जाएगा ना, उसके लिए बहुत थोड़े से सोडियम आयन्स का अंदर आना ज़रूरी है। ठीक है? तो थोड़े से मिसाल के तौर पे 40,100 में से सिर्फ 10 सोडियम आयन्स अंदर आएंगे तो बाहर कितना रह जाएगा 40,090 सोडियम आयन्स। ठीक? और 10 अंदर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 4010। ठीक हो गया? इसकी वजह से ये डीपोलराइजेशन हो गई। अब जब दोबारा रीपोलराइज होना है तो कैसे होगा? पोटेशियम बाहर जाएंगे तो सिर्फ 5 पोटेशियम बाहर जाएंगे तो मिसाल दे रहा हूँ, सिर्फ 5 पोटेशियम बाहर जाएंगे तो रीपोलराइजेशन हो जाएगी। तो अंदर कितने रह जाएंगे 2100 की बजाय 2095 और बाहर 50 की बजाय 55 पोटेशियम हो जाएंगे। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि एक दफा पास करने के बाद अब जी पोटेशियम बाहर ज्यादा हो गए हैं, अभी भी अंदर ही ज्यादा, बस माइन्यूट सा फर्क पड़ा है। एक दफा एक्शन पोटेंशियल गुजरने से इतना थोड़ा फर्क पड़ता है कि वो मैटर भी नहीं करता। इसलिए अब अभी इसी स्टेट में था, एक और एक्शन पोटेंशियल आ गया, मजीद 10 सोडियम आयन्स अंदर आ गए तो कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये 90 की जगह 80 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और फिर दोबारा रीपोलराइजेशन के लिए मजीद 5 पोटेशियम जो है वो बाहर चले गए तो कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा यार, ये 90 हो जाएगा, ये 55 की जगह 60 हो जाएगा। तो ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। तो हंड्रेड्स ऑफ रेज भी अगर एक्शन पोटेंशियल भी गुजर जाएंगे तो भी हमारे पास कंसंट्रेशन डिफरेंसेस सही होंगे। हाँ, अलबत्ता जब बहुत ज़्यादा आपके पास एक्शन पोटेंशियल गुजरना शुरू हो जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता पोटेशियम बाहर ज़्यादा होता जा रहा है, सोडियम अंदर ज़्यादा होता जा रहा है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम दोबारा अपने उसी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को अटेन करें, अचीव करें जो आपको पता है कि अंदर 2100 था। ऐसा ऐसा अंदर पोटेशियम कम हो रहा है, बाहर सोडियम कम हो रहा है। तो हमने दोबारा अपने इनिशियल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को अचीव करना होता है। उस इनिशियल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को दोबारा अचीव करने के लिए क्या चीज़ हमारे पास होती है? सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप आपको पता है सोडियम को बाहर लेके जाता है, पोटेशियम को अंदर लेके आता है। तो इस तरह से हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स को एक तरह से हम कहते हैं नर्व फाइबर को रिचार्ज करते हैं।
ठीक है, कि एक्शन पोटेंशियल की वजह से जो कंसंट्रेशन आगे पीछे हो गई, एक्शन पोटेंशियल की वजह से जो सोडियम अंदर आ गए और पोटेशियम बाहर चले गए, हम सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप को यूज करके दोबारा सोडियम को बाहर भेज देते हैं और पोटेशियम को अंदर ले आते हैं। तो ये रीचार्जिंग ऑफ द सेल एक एक्टिव प्रोसेस है, और ये नहीं है कि एक दफा एक्शन पोटेंशियल गुजरेगा तो रीचार्ज करने की जरूरत पड़ गई, बड़ी देर बाद भी हम कर सकते हैं। तो अगर मैं यही आपको गाइडेंस के अंदर दिखाऊं तो वो यही बात आपको बता रहे हैं कि एक दो दफा के बाद नहीं जरूरत होती। ये देखें यहाँ पर उन्होंने बताया है, indeed 100,000 to 50 million impulses can be transmitted by large nerve fibers before the concentration differences reach the point that action potential conduct ceases। यानी 1,00,000 से 50 मिलियन इम्पल्सेस भी गुजर सकती हैं ये रिचार्ज किए बगैर। उसके बाद जाके कहीं कंसंट्रेशन डिफरेंस इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि भाई सेल कहेगा यार अब तो हमें समझ नहीं पोटेशियम बाहर आता है कि अंदर आता है, तो फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हम रिचार्जिंग करें, सोडियम पोटेशियम पंप को यूज़ करें, एनर्जी को यूज़ करें और उस तरह से काम करें। ठीक है, अच्छा सोडियम पोटेशियम पंप को कैसे एहसास होगा कि अब उसे काम करना चाहिए, अब काफ़ी सारी इम्पल्सेस गुजर गई हैं और दोबारा उसको सोडियम को बाहर भेजना है और ये वो। तो असल में बात ये है, जब सोडियम सेल के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू होती है ना, जब सोडियम सेल के अंदर ज़्यादा होना शुरू होती है तो सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप इसी चीज़ से, जब सोडियम अंदर एक इम्पल्स गुजरी, सोडियम अंदर थोड़ी ज़्यादा हो गई, दूसरी इम्पल्स गुजरी, सोडियम 10-12 आयन और अंदर आ गए, तीसरी इम्पल्स, चौथी इम्पल्स, इम्पल्सेस गुजरती जा रही है, सोडियम अंदर बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे सोडियम अंदर बढ़ती जाएगी ना, सोडियम पोटेशियम पंप भी एक्टिवेट हो जाएगा और वो सोडियम को बाहर भेजना शुरू कर देगा बाय द यूज ऑफ ATP। तो यहाँ पर उन्होंने बताया, द पंपिंग एक्टिविटी इंक्रीजेज अप्रोक्सीमेटली इन प्रोपोर्शन टू द थर्ड पावर ऑफ द इंट्रासेलुलर सोडियम कंसंट्रेशन। सोडियम कंसंट्रेशन सेल के अंदर बढ़ेगी तो पंपिंग एक्टिविटी ऑफ सोडियम पोटेशियम ATP पंप बढ़ जाएगा। तो ये बड़ा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। आगे आते हैं हम प्लेटू इन सम एक्शन पोटेंशियल की तरफ। अब इसको समझने के लिए पहले हम नॉर्मल कर्व समझ लेते हैं। तो ये नॉर्मल कर्व है आपके पास एक्शन पोटेंशियल की। इसमें डीपोलराइजेशन कैसे होती है, सोडियम चैनल्स खुलते हैं, सोडियम सेल के अंदर आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये डीपोलराइजेशन कॉज हो जाती है ड्यू टू द सोडियम इनफ्लक्स। ये बात हमें पता है। फिर यहाँ पे आके सोडियम चैनल हो गए बंद, सेल के अंदर सोडियम आना बंद हो गया और पोटेशियम चैनल्स खुल गए, जिसकी वजह से पोटेशियम आयन सेल से बाहर जाना शुरू होते हैं और पोटेशियम आयन के सेल के बाहर जाने की वजह से दोबारा आपके पास रीपोलराइजेशन हो जाती थी। तो ये तो एक नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल हो गया। अब जो प्लेटू वाला ना, उसमें आपके पास एक और चैनल होता है जिसको आप कहते हैं कैल्शियम चैनल्स। अब कैल्शियम भी याद रखना, सोडियम की तरह कैल्शियम की भी कंसंट्रेशन सेल से बाहर ज़्यादा होती है, इसलिए सोडियम चैनल खुले थे तो पॉजिटिविटी आई थी, सेल के अंदर पॉजिटिव आयंस आए थे। इसी तरह कैल्शियम चैनल्स भी खुलेंगे तो सेल के अंदर पॉजिटिव आयंस आएंगे, एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा। लेकिन सोडियम चैनल्स रैपिड होते हैं, जल्दी खुलते हैं, कैल्शियम चैनल्स थोड़े सुस्त होते हैं, थोड़ा स्लो होते हैं, लेट खुलते हैं। अब जिसमें प्लेटू बनना है ना, उसमें दो तरह के काम होंगे। यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या होता था, सोडियम चैनल बंद होते थे जिस वजह से पॉजिटिव आयन सेल के अंदर आना बंद हो जाते थे, और पोटेशियम चैनल ओपन होते थे जिसकी वजह से रीपोलराइजेशन होती थी। अब ना दो काम होंगे। पहला काम, हम पोटेशियम चैनल से कहेंगे यार अभी प्लीज आप ओपन ना हो, यानी कि पोटेशियम चैनल्स की ओपनिंग को डिले कर देंगे। पहला काम तो ये किया। दूसरा काम, हम सोडियम की जिम्मेदारी कैल्शियम चैनल के थ्रू से संभालेंगे। यानी समझ बात क्या बनी, सोडियम चैनल तो हो गए बंद, अलबत्ता कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं। कैल्शियम चैनल्स के ओपन होने की वजह से पॉजिटिव कैल्शियम आयन सेल के अंदर आना शुरू हो जाते हैं और ये एक्शन पोटेंशियल थोड़ी और देर मेंटेन रह जाता है। तो ये कुछ इस तरह की सूरत हाल बन जाती है कि यहाँ पे मजीद एक्शन पोटेंशियल रहा, फिर जाके कैल्शियम चैनल भी क्लोज हो गए और पोटेशियम के खुलने की वजह से रीपोलराइजेशन हो गई। यानी जो रीपोलराइजेशन यहीं पे हो गई थी ना, इतनी देर उस रीपोलराइजेशन को हमने डिले कर दिया कैल्शियम चैनल्स के खुलने की वजह से। इसको हम नाम दे देते हैं प्लेटू। ठीक है, तो यही चीज़ उन्होंने यहाँ पे डिस्कस की हुई थी। ये देखिए, ये आपके पास उन्होंने प्लेटू बनाया हुआ है जो कि आपके पास हार्ट मसल फाइबर्स में और मसल सेल्स में खास तौर पे होता है। एक चीज़ उन्होंने डिस्कस कर ली, आपके पास स्लो चैनल्स और फास्ट चैनल्स। हम फास्ट चैनल्स सोडियम चैनल्स को कहते हैं और स्लो चैनल्स कैल्शियम चैनल्स को कहते हैं। और दूसरी बात ये उन्होंने बताई हुई है कि वोल्टेज गिरेड पोटेशियम चैनल्स को हम थोड़ा डिले कर देते हैं, यार आप थोड़ी देर बाद खुलना, हमने पहले प्लेटू फॉर्म करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिदमिसिटी ऑफ सम एक्साइटेबल टिश्यूज। अच्छा, अब कुछ जगह ऐसी हैं वहाँ पे बाहर से किसी थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही दोबारा एक्साइट हो जाते हैं सेल्स। जैसा कि मिसाल के तौर पे रिदमिकल हार्ट बीट ऑफ द हार्ट
कि आपका हार्ट खुद ही पंप करता रहता है। इसी तरह से पेरिस्टॉल्सिस ऑफ द इंटेस्टाइन्स, वहाँ पे जो स्मूथ मसल्स हैं वो खुद ही कॉन्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं, यानी कि वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल ऑटोमेटिकली खुद से प्रोड्यूस हो रहा है। आपकी ब्रीदिंग में भी इसी तरह से हो रहा है। ऐसा किस तरह से होता है कि ऑटोमेटिकली किस तरह से पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाता है, उसकी वजह बेसिकली सोडियम परमेबिलिटी होती है। तो किस तरह से होती है वो हम वाइट पेपर पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो ये डीपोलराइजेशन होती किस तरह से है, तो इसी वीडियो के स्टार्ट पे हमने ये डिस्कस किया था कि कोई भी थ्रेशोल्ड इस तरह का हो जाता है कि -90 की बजाय जो पोटेंशियल है वो -65 तक चला जाता है, और फिर सारे सोडियम चैनल्स खुलना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से सोडियम का इन्फ्लक्स होता है, सोडियम सेल के अंदर आता है और ये डीपोलराइजेशन कॉज हो जाती है। ठीक है, कुछ सेल्स में ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये वैसे ही सोडियम के लिए थोड़ी सी परमेबल होती है। जब सोडियम के लिए थोड़ी सी परमेबल होती है ना, तो सोडियम हल्का हल्का सेल के अंदर आता है, और सोडियम के अंदर आने की वजह से पोटेंशियल खुद ही -90 से -65 हो जाता है। जब पोटेंशियल ने -65 होना है, फिर तो आपको पता है कि पोटेंशियल सोडियम चैनल ने खुल ही जाना है और एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हो ही जाना है। तो यानी कि वो जो थ्रेश होल्ड आपको कहीं बाहर से मिलना था, वो थ्रेश होल्ड खुद ही से प्रोड्यूस हो गया, सिंस द मेम्ब्रेन इज परमेबल फॉर सोडियम। तो मसला यही है कि सोडियम के लिए अगर मेम्ब्रेन परमेबल होगी तो ये खुद ही थ्रेशोल्ड प्रोड्यूस हो जाएगा और खुद ही से एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, और ये आपके पास रिदमिसिटी प्रोड्यूस करता है, यानी रिदम के साथ बार बार मसल कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है। अच्छा, एक और चीज़ देखें, अगर नॉर्मल मसल लें हम और उसके अंदर कैल्शियम को कम कर दें, तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम की कंसंट्रेशन कम करने की वजह से भी सोडियम की परमेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। रिपीट कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम की कंसंट्रेशन कम करने की वजह से सोडियम की परमेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। तो टेटनी में बेसिकली यही होता है, कैल्शियम की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से सोडियम की परमेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। तो मसल में खुद ही सोडियम अंदर जाता है, खुद ही एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाता है, तो बंदे के जो मसल है वो खुद ही हल्के हल्के कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं। ये बात तो समझ में आ गई। तो बाकी सारा सेम होगा। एक दफ़ा डीपोलराइजेशन हो गई, फिर पोटेशियम चैनल खुल जाए, यहाँ पे जाके सोडियम चैनल बंद होंगे, पोटेशियम चैनल खुल जाएंगे, पोटेशियम रीपोलराइजेशन करता जाएगा, और इस तरह से। अब सोचने की बात ये है कि ये तो आपने देखा कि मैं अगर आपको डायटनिंग के डायग्राम दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं कि रीपोलराइजेशन, सेल्फ रीपोलराइजेशन हो जा रही है, सॉरी रिदमिसिटी के साथ आपके पास एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होता जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि एक वेव की थोड़ी देर बाद दूसरी वेव बन रही है, तकरीबन 1 सेकंड बाद या आधा सेकंड बाद बन रही है। इसकी क्या वजह है? ऐसा क्यों नहीं होता कि जैसे ही ये वापस अपनी रेस्टिंग पोटेंशियल पे आए, साथ ही दोबारा डीपोलर, क्योंकि भाई सोडियम के लिए तो परमेबल है, थ्रेशोल्ड की तो हमें जरूरत नहीं है, थ्रेशोल्ड तो ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो जाना है। तो जैसे ही ये वापस अपने रेस्टिंग पोटेंशियल पे आए, साथ ही एक और वेव प्रोड्यूस हो जाए, जैसे ही दोबारा साथ ही एक और वेव प्रोड्यूस हो जाए। ये डिले क्यों हो रहा है दोनों वेव्स के दरमियान? ठीक है, तो आप देख सकते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल यहाँ पे इस केस में कितना है, -60 मिलीवोल्ट। ठीक है, होता बेसिकली क्या है, जब रीपोलराइजेशन हो रही होती है, रीपोलराइजेशन कैसे होती है, पोटेशियम चैनल के खुलने की वजह से पोटेशियम सेल से बाहर जाता है तो रीपोलराइजेशन होती है ना। सेल अपने रेस्टिंग पोटेंशियल पे आ जाता है, लेकिन पोटेशियम चैनल्स फौरन क्लोज नहीं होते। जब पोटेशियम चैनल थोड़ी देर बाद क्लोज होते हैं तो थोड़ा पोटेशियम एक्सेसिवली सेल से बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि अंदर एक्सेसिवली नेगेटिव चार्ज आ गया, हमें -60 लेकिन एक्सेसिवली नेगेटिव चार्ज आ गया। इसको हम नाम देते हैं हाइपर पोलराइजेशन, कि हम पोलराइज कर रहे थे लेकिन कुछ ज़्यादा ही पोलराइज हो गया, तो इसको हमने कह दिया हाइपर पोलराइजेशन। जब हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है तो फिर दोबारा वो नॉर्मल पोलराइज होता है, और जैसे ही नॉर्मल आपने देखा पोलराइज हुआ तो साथ ही एक और एक्शन पोटेंशियल, क्योंकि सोडियम के लिए परमेबिलिटी है ही है, थ्रेशोल्ड की तो जरूरत है नहीं आपको, वो तो री एक्साइटेशन हो ही जानी है। तो ये उन्होंने यहाँ पे खुद सवाल किया हुआ था कि व्हाई डज द मेम्ब्रेन ऑफ द हार्ट कंट्रोल सेंटर नॉट डीपोलराइज इमीडिएटली आफ्टर इट हैज बिकम रीपोलराइज। ठीक है, कि इमीडिएटली दोबारा क्यों नहीं एक वेव बनती, और फिर आगे गाइड में खुद ही उन्होंने इस चीज़ का आंसर दिया कि बेसिकली पोटेशियम की जो कंडक्टेंस है वो थोड़ी ज़्यादा देर के लिए इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से आपके पास हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है, और ये हाइपर पोलराइजेशन फ़ौरन एक और एक्शन पोटेंशियल को प्रोड्यूस नहीं होने देती। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ थी जो आपने देख ली। अच्छा, पॉइंट्स मैं आपको सारे बता चुका हूँ, एक दफ़ा ये गाइटन के भी रीड कर जाए तो ताकि कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाए कि ये री एक्साइटेशन होती किस तरह से है। सम सोडियम एंड कैल्शियम आयंस फ्लो इनवर्ड, क्योंकि आपको पता है मेम्ब्रेन तो परमेबल है ही है। दूसरा पॉइंट, दिस एक्टिविटी इंक्रीजेज द मेम्ब्रेन वोल्टेज इन पॉजिटिव डायरेक्शन विच फर्दर इंक्रीज द मेम्ब्रेन परमेबिलिटी,
यानी कि वो आपको पता ना जब एक थ्रेशोल्ड प्रोड्यूस हुए थे तो फिर पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा परमेबिलिटी इंक्रीज होती रहती है, सोडियम चैनल खुलते रहते हैं। सोडियम चैनल खुल गए तो क्या हुआ, स्टिल मोर आयंस फ्लो इनवर्ड, ठीक हो गया। द परमेबिलिटी इंक्रीजेज मोर एंड सो अंटिल एन एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड। आपको पता है कि सोडियम चैनल खुलते जाएंगे तो सोडियम की परमेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो ये वो चीज़ तो यहाँ पे एक्सप्लेन हो गई। आगे रीपोलराइजेशन सेम मैकेनिज्म से होनी है। नेक्स्ट टॉपिक आता है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिग्नल ट्रांसमिशन इन नर्व ट्रंक्स। थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रक्चर के हवाले से बात की हुई है। एक नर्व सेल जो फॉर्म कर रहा होता है ना, वो जैसे ये मैं समझूँ एक नर्व फाइबर फॉर्म कर रहा होता है, ठीक है, और बहुत सारे नर्व फाइबर मिल के एक आपके पास नर्व बना रहे होते हैं, ठीक है। अब वो ये कह के रहे हैं कि नर्व के अंदर कई नर्व फाइबर्स के इर्द गिर्द माइलिन शीथ मौजूद होती है। जिनके इर्द गिर्द माइलिन शीथ होती है उनको हम कहते हैं माइलिनेटेड, और जिनके इर्द गिर्द माइलिन शीथ नहीं होती उनको हम कहते हैं अनमाइलिनेटेड। तो एक नर्व के कई नर्व फाइबर्स के माइलिनेटेड होते हैं और कई अनमाइलिनेटेड होते हैं। अब जो माइलिनेटेड होते हैं वो क्या चीज़ है, असल में ये जो माइलिन शीट होती है ये नर्व फाइबर के इर्द गिर्द शवान सेल फॉर्म कर रहे होते हैं। अच्छा, किसी में किस तरह से फॉर्म करे, किसी में किस तरह से फॉर्म देख लेते हैं। ये देखिएगा, समझिएगा, ये एक नर्व फाइबर है आपके पास और ये मेरे हाथ में एक शवान सेल है, ठीक है। तो शवान सेल नर्व फाइबर के इर्द गिर्द यूँ उसके साथ अटैच होता है और शवान सेल नर्व फाइबर के साथ उसके इर्द गिर्द रोटेट हो जाता है। अल्टीमेटली होता है क्या है, आपके ये नर्व फाइबर के इर्द गिर्द आप देख सकते हैं माइलिन शीट मौजूद है जो कि नर्व फाइबर के थिकनेस से कहीं गुना ज़्यादा थिक है। समझ आ गई बात की। एक और तरीके से भी ये काम किया जाता है कि ये आप समझिएगा एक शवान सेल है और इसके इर्द एक शवान सेल कई नर्व फाइबर्स के इर्द गिर्द आ जाता है। ये कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक शवान सेल है और उसने कई नर्व फाइबर्स को सराउंड कर लिया। इन सारे नर्व फाइबर्स के इर्द गिर्द माइलिन शीट मौजूद है, लेकिन एक ही शवान सेल कई नर्व फाइबर्स के इर्द गिर्द माइलिन शीट बना रहा है। तो इस तरह ये दो टाइप्स आपके पास हो गई माइलिन शीट की। अच्छा, अभी जो क्लासिफिकेशन है नर्व्स है ना, ये गार्टन के अंदर डिस्कस नहीं की हुई उन्होंने कि शवान सेल्स क्या हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या हैं और ग्लियाल सेल्स की जो क्लासिफिकेशंस हैं वो आपके पास मुश्ताक में मिल जाएंगी, गेनोंग में मिल जाएंगी, लेकिन गार्टन में डिस्कस नहीं हुई, तो इसलिए उन पर मैं टाइम नहीं लगा सकता। और पता है स्क्रीनशॉट्स मैं प्ले कर देता हूँ गेनोंग से कि अगर आपने रीड करना है तो आप वीडियो रोक के तो वो स्क्रीनशॉट से रीड कर लीजिए। तो ये गेनोंग के स्क्रीनशॉट्स है, इसमें ग्लियाल सेल्स और न्यूरॉन्स ये दो तरह की मेन क्लासिफिकेशन है। फिर फर्दर इनके अंदर क्लासिफिकेशन उन्होंने बताई हुई हैं। तो मुश्ताक फिजर ने भी अच्छी एक्सप्लेन की हुई है, गेनोंग में भी। अगर आपने रीड करना है तो वीडियो को रोक रोक के इसको देख लीजिए। गार्टन में ऐसी कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। तो वापस चलते हैं हम गार्टन की तरफ। अच्छा, वापस आते हैं अपनी गार्टन की तरफ। तो ये वो दो मॉडल है जो मैंने आपसे डिस्कस किए थे। ये आप देख सकते हैं कि जो शवान सेल है वो एक्सॉन के इर्द गिर्द एक ही शवान सेल घूमता जा रहा है। और इस केस में आप देख सकते हैं कि एक लार्ज शवान सेल है जो कि कई नर्व फाइबर्स के इर्द गिर्द अपनी एक्सटेंशंस को लेके आ रहा है, जिसकी वजह से ये सारे नर्व फाइबर्स के कुछ ना कुछ माइलिनेटेड हो गए हैं। अच्छा, एक और बात नोट कीजिएगा, ये शवान सेल होती है, शवान सेल की मेम्ब्रेन के अंदर एक लिपिड सब्सटेंस है जिसको हम नाम देते हैं स्फिंगोमाइसिन, ठीक है। ये स्फिंगोमाइसिन इंसुलेट कर देता है, जिसकी वजह से अब ये एक्सॉन है ना, एक्सॉन के जिस जगह पे माइलिन शीट है वहाँ पे ये कंडक्शन नहीं होगी, एक्शन पोटेंशियल वगैरह प्रोड्यूस नहीं होंगे। दरमियान में आपके पास एक्सॉन है, दरमियान में एक्सोप्लाज्म मौजूद है। तो अब कंडक्शन फिर होगी कैसे, कुछ टाइम के बाद या कुछ डिस्टेंस के बाद एक ऐसी जगह आती है जहाँ पे माइलिन शीट नहीं होती। ये आप देख सकते हैं, एक शवान सेल यहाँ तक था, फिर आगे अगला शवान सेल है, इन दोनों के बीच में एक ऐसी जगह जहाँ पे माइलिन शीट गायब हुई हुई है। इसको हम नाम देते हैं नोड ऑफ रैनवियर, ठीक है। अगर साइड व्यू से देखें तो यहाँ पर उन्होंने दिखाया हुआ है कि ये आपके पास दरमियान में एक्सॉन है, ये उसके इर्द गिर्द एक शवान सेल ने माइलिन शीट फॉर्म की हुई है, ये माइलिन शीट है। और माइलिन शीट के बीच में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे माइलिन शीट नहीं है, उनको आप नाम देते हो नोड ऑफ रैनवियर्स, ठीक हो गया। कुछ डायग्राम्स आपको मैं गेनोंग से भी दिखाता हूँ जिसमें आपको ये नजर आएंगे नोड ऑफ रैनवियर्स, मतलब जरा बड़ा व्यू होगा। ये देखा जरा 3D इमेज है एक्सॉन की, इसमें नोड ऑफ रैनवियर, फिर ये क्रॉस सेक्शन में भी नोड ऑफ रैनवियर देख सकते हैं। तो अब होगा ये, जब एक्शन पोटेंशियल नर्व फाइबर के अक्रॉस पास करना है, यानी नर्व फाइबर में पास करना है, तो बजाय इसके कि पूरी मेम्ब्रेन को वो डीपोलराइज करे, एक्शन पोटेंशियल जंप करेगा। यानी यहाँ पे डीपोलराइजेशन होगी, फिर डायरेक्ट यहाँ पे डीपोलराइजेशन होगी और एक्शन पोटेंशियल यूं जंप करता हुआ जाएगा। इसको हम नाम दे देते हैं सॉल्टेटरी इम्पल्स। यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट आ गया कि सॉल्टेटरी कंडक्शन क्या होती है, माइलिनेटेड फाइबर्स में नोड टू नोड एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल करता है। जिस जगह माइलिन शीट मौजूद है उस सारी जगह को डीपोलराइज या पोलराइज करने की जरूरत ही नहीं होती हमारे पास, क्योंकि वो वैसे ही इंसुलेटेड जगह है। इसके दो फायदे होते हैं। पहला फायदा क्या होता है कि ये जो नर्व फाइबर ये जो एक्शन पोटेंशियल पास ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल
इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर जाती है। भाई पहले सारे मेम्ब्रेन को हमने डीपोलराइज करना था, अब सिर्फ नोड्स को करना पड़ता है, तो वेलोसिटी जो है वो कई गुना इंक्रीज कर जाती है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि एज मच एज 5 to 50 फोल्ड इंक्रीज कर गई है आपके पास। दूसरा जो फायदा होता है ना वो ये होता है कि एनर्जी कम लगती है। किस तरह से, आपको पता है कि जब ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स होती है तो आयंस जो है वो थोड़े से बैलेंस उनका खराब हो जाता है। उनके बैलेंस को मेंटेन करने के लिए दोबारा हम सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप को एनर्जी देते हैं और बैलेंस को दोबारा मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ नोड ऑफ रैनवियर्स पे आयंस ने आना जाना है, तो बहुत थोड़े से आयंस आए जाएंगे जिनको दोबारा मेंटेन करने के लिए बहुत थोड़ी हमारी एनर्जी लगेगी। तो ये दो फायदे हो गए आपके पास सॉल्टेटरी कंडक्शन के। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ नो फाइबर उन्होंने बताया हुआ है कि जो अनमाइलिनेटेड फाइबर्स हैं उनमें जाहिर वजह सॉल्टेटरी कंडक्शन तो हो नहीं सकती, तो उनके अंदर वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन एज स्लो एज 0.25 मीटर पर सेकंड भी हो सकती है, और जो माइलिनेटेड है उनके अंदर ये 100 मीटर पर सेकंड तक भी हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास एक्साइटेशन की तरफ, द प्रोसेस ऑफ इलिसिटिंग एंड द एक्शन पोटेंशियल। बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, पूरा चैप्टर हम यही डिस्कस करते रहे कि जी किसी भी वजह से एक थ्रेशोल्ड प्रोड्यूस हो गया तो आगे क्या होगा। मैंने -90 मिलीवोल्ट होता है, तो मैं कहता था किसी भी वजह से ये -65 मिलीवोल्ट तक चला गया तो आगे पास सोडियम पंप खुल जाए, सोडियम चैनल्स खुल जाएंगे, फिर आगे पोटेशियम चैनल खुलेंगे और वो सारा सिलसिला। ठीक है, तो एक थ्रेश होल्ड का मैं जिक्र करता रहा हूँ कि कोई भी किसी भी वजह से ये पोटेंशियल इतना हो गया। इसी तरह रिथमेटिक में हमने डिस्कस किया था कि वो जो थ्रेश होल्ड था वो खुद ही सोडियम की परमेबिलिटी की वजह से प्रोड्यूस हो जाया करता था, लेकिन सबके अंदर तो नहीं ना इस तरह से होता। तो बाकियों में ये थ्रेश होल्ड पोटेंशियल किस तरह से प्रोड्यूस होता है, यानी -90 से -65 पे किस तरह से जाता है। असल में जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर कोई ऐसा वाकया पेश आता है, कुछ ऐसा होता है मेम्ब्रेन के साथ कि वो थोड़े बहुत सोडियम को गुजरने देती है। जब सोडियम को गुजरने देती है तो सारी वजह सोडियम सेल के अंदर जाता है, पोटेंशियल को -90 से -65 तक ले जाता है और आपके पास एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाता है। तो मेम्ब्रेन के साथ क्या हो सकता है, कोई भी मैकेनिकल डिस्टर्बेंस हो जाए मेम्ब्रेन के साथ, या कोई केमिकल इफेक्ट ऐसा हो जाए मेम्ब्रेन के ऊपर, या कोई करंट का गुजरना, इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द मेम्ब्रेन ऐसी हो जाए, कोई भी ऐसी चीज़ हो जाए जिसकी वजह से सोडियम की परमेबिलिटी हो जाए मेम्ब्रेन के क्रॉस, तो ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाता है। अच्छा, अब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं पोटेंशियल्स को, तो ये एक ब्लैक लाइन है विच स्टैंड्स फॉर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। अगर ये देख रहे हैं -90 होता है नॉर्मल रूटीन में और ये ब्लैक लाइन -65 पे लगी हुई है, तो अगर तो पोटेंशियल -65, -60, -40 या तक चला गया तो आपके पास एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर ना जा सका तो एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस नहीं होगा। तो पहले ये जो ए लिखा हुआ है यहाँ पे आप देखिएगा, मैं बल्कि इसको आपको ग्राफ जरा जूम करके दिखा देता हूँ जी। ये पहली वाली ऑप्शन देखिएगा जहाँ पे ए लिखा हुआ है, इसमें थोड़ा सा प्रोड्यूस तो हुआ है लेकिन एक्शन पोटेंशियल नहीं प्रोड्यूस हो चुका क्योंकि थ्रेश होल्ड तक नहीं बनी बात हमारी। दूसरे में भी हम देख सकते हैं कि थ्रेश होल्ड तक नहीं गया, मसलन -90 से ये -70 तक तो गया था लेकिन थ्रेश होल्ड पोटेंशियल था -65, तो -65 तक नहीं गया इसलिए एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस नहीं हुआ। तो ये जो थ्रेश होल्ड से कम हमने जान मारी इसको हम कहते हैं एक्यूट सब थ्रेश होल्ड पोटेंशियल्स। ठीक हो गया, तो इसको हमने कहते हैं एक्यूट सब थ्रेश होल्ड पोटेंशियल। सी वाले में आप देखें कि थोड़ा सा ऊपर चले गए हैं हम थ्रेश होल्ड से, तो इसमें शुक्र है थ्रेश होल्ड थोड़ा सा ऊपर चले गए तो इसमें एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हो गया, अलबत्ता थोड़े से डिले के बाद हुआ। ये आप देख सकते हैं हल्का सा डिले आया। ये जो टाइम है जिसमें थ्रेश होल्ड प्रोड्यूस हो चुका है लेकिन एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस नहीं हुआ, तो द टाइम बिटवीन द थ्रेश होल्ड एंड द एक्शन पोटेंशियल, ये जो टाइम है इसको हम कहते हैं लेटेंट पीरियड। ठीक है, और डी में आप देखें जो पोटेंशियल प्रोड्यूस हुआ है वो थ्रेशोल्ड से काफ़ी ज़्यादा है, तो इसमें टाइम भी नहीं लगा, लेटेंट पीरियड भी बहुत थोड़ा सा है। जैसे ही पोटेंशियल प्रोड्यूस हुआ साथ ही एक्शन पोटेंशियल आपका स्टार्ट हो गया, तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट आ गया। यहाँ पे उन्होंने लेटेंट पीरियड का भी जिक्र किया हुआ था, ये चीज़ हमने देख ली। नेक्स्ट हम आते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड की तरफ। ठीक है, रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है? पहली बात तो ये रिफ्रैक्टरी पीरियड ऐसा टाइम है जिस टाइम के दौरान नया एक्शन पोटेंशियल डेवलप नहीं किया जा सकता। ऐसा क्यों होता है कि नया एक्शन पोटेंशियल डेवलप नहीं हो पा रहा? उसकी वजह है, आपको याद होगा हमने शुरू में इस चैप्टर के ये इस तरह का ग्राफ पढ़ा था। ठीक है, सोडियम चैनल के खुलने की वजह से डीपोलराइजेशन हुई थी, फिर यहाँ पे जाकर सोडियम चैनल क्लोज हो गया था, यानी सोडियम चैनल इनएक्टिवेट हो गया था और पोटेशियम चैनल खुल गया था, और पोटेशियम चैनल खुलने से ये हुआ था। एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट क्यों होता है? सोडियम चैनल के खुलने से। ठीक है, अब हमने सोडियम चैनल्स को भी थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया था, उसकी हल्का सा हम रिवाइज करने लगे हैं। तो ये आपने देखा था नॉर्मल रूटीन में सोडियम चैनल का एक्टिवेशन गेट बंद होता है। ठीक है, इस वक्त तो कोई अगर पोटेंशियल आएगा तो एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन ये जब रीपोलराइजेशन हो रही होती है तो +35 पर जाकर क्या होता है,
सोडियम चैनल का इनएक्टिवेशन गेट क्लोज हो जाता है। यानी जब मैंने कहा था ना आपको इस ग्राफ में कि यहाँ पे आकर सोडियम चैनल दोबारा क्लोज हो जाता है, तो यहाँ पे क्लोज होता है ड्यू टू द इनएक्टिवेशन गेट। ठीक है, तो क्लोज हो गया ड्यू टू द इनएक्टिवेशन गेट। अब ये सोडियम चैनल कहता है कि मैंने क्लोज ही रहना है जब तक मेम्ब्रेन दोबारा -90 मिलीवोल्ट तक नहीं चली जाती। जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल दोबारा नॉर्मलाइज हो जाता है तब ये इनएक्टिवेशन गेट खुल जाता है, एक्टिवेशन गेट बंद हो जाता है और दोबारा नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में हमारा ये सोडियम चैनल आ जाता है। तो जब तक ये इनएक्टिवेशन गेट क्लोज्ड है उस वक्त अगर कोई और थ्रेशोल्ड आ गया तो एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस नहीं हो सकता, क्योंकि अभी इनएक्टिवेशन गेट ही क्लोज्ड है। ठीक हो गया ना, ये बात हमें पता है। एक्शन पोटेंशियल दोबारा बता रहा हूं, ये बात हमें पता है कि एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करने के लिए सोडियम चैनल का खुलना इंतहाई जरूरी है। लेकिन सोडियम चैनल जो यहाँ पे क्लोज हो गया था वो कहता है मैंने ओपन नहीं होना जब तक नॉर्मल पोटेंशियल नहीं अचीव होता। ठीक है, तो वो पोटेंशियल जिसपे जब आप थ्रेशोल्ड देंगे तो आपका एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपके पास रिफ्रैक्टिव पीरियड। अब एक और चीज समझाने के लिए मैंने उसी ग्राफ को जूम कर दिया है। एक चीज आप कंसिडर करें, हम थ्रेशोल्ड पोटेंशियल दिए जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा एक एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हो सके, लेकिन यहां तक आए बगैर दोबारा एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस नहीं होता। यानी जब यहां पे आता है उस वक्त दोबारा एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाता है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल से। तो ये 0.4 सेकंड पे जाके से दोबारा प्रोड्यूस किया। 0.4 सेकंड को हम कह सकते हैं ये आपके पास रिफ्रैक्टरी पीरियड है। एक सियाना बंदा आया, उसने 0.4 की बजाय कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टिमुलस दिया, एक्स्ट्रा एक्शन पोटेंशियल प्रोवाइड, एक्शन पोटेंशियल नहीं कहेंगे, थ्रेशोल्ड से ज्यादा स्टिमुलस दिया। जब थ्रेशोल्ड से ज्यादा स्टिमुलस दिया, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टिमुलस दिया, इस सूरत हाल में कह सकते हैं 0.3 सेकंड पे भी एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हो गया। सोडियम चैनल 0.3 सेकंड पे भी बेचारे डर के मारे खुल गए। ठीक हो गया, तो ये तो दो तरह के रिफ्रैक्टिव पीरियड्स हो गए। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल प्रोवाइड करते हुए रिफ्रैक्टिव पीरियड था 0.4 सेकंड, इसको हम कहेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। ठीक है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टिमुलस दे के रिफ्रैक्टिव पीरियड हमने 0.3 सेकंड तक डिक्रीज कर दिया, यानी 0.3 सेकंड पे ही हमने काम चालू कर लिया। तो ये जो टाइम है इसको हम कहेंगे एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव पीरियड। एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव पीरियड का मतलब है कि अब ये 0.3 सेकंड रिफ्रैक्टिव पीरियड तो है ही है। अब चाहे आप थ्रेशोल्ड पोटेंशियल से 10 गुना ज्यादा पोटेंशियल दे दें, अब चाहे आप जितना मर्जी स्टिमुलस दे दें, एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव पीरियड तो रहेगा ही रहेगा। इससे पहले आप एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो एक एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव पीरियड और एक रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव पीरियड की डेफिनेशन देख लीजिएगा, the period during which a second action potential cannot be elicited even with a strong stimulus is called as absolute refractive period, जो हमने 0.3 सेकंड निकाला। वहां पे मिसाल दी थी आपको मैंने, होता नहीं है, वैसे ही समझाने के लिए बताया था। ठीक हो गया। लास्ट टॉपिक आ गया हमारे पास, इनहिबिशन ऑफ एक्साइटेबिलिटी। ठीक है, स्टेबलाइजेशन एंड लोकल एनेस्थेटिक्स। बात यही है कि कुछ चीजें ऐसी थी जिसमें हमने देखा था कि एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। वो क्यों करती है, अगर आपको याद हो तो सोडियम की परमेबिलिटी इंक्रीज करने की वजह से एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है वैसे। ठीक है, तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको हम स्टेबलाइजर्स कहते हैं, या जो लोकल एनेस्थेटिक्स हैं, ये आपकी एक्साइटेबिलिटी को डिक्रीज भी कर देते हैं, इसलिए हम इनको स्टेबलाइजर्स भी कह सकते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था टेटनी में, कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन कम होने की वजह से एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज कर गई थी। इसी तरह अगर हम कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे तो एक्साइटेबिलिटी डिक्रीज भी कर जाएगी। इसी तरह कुछ केमिकल्स हैं, जिस तरह से प्रोकेन हो गया या टेट्राकेन है, इनकी वजह से भी एक्साइटेबिलिटी जो है वो डिक्रीज कर जाती है। यही एनेस्थीसिया में हो रहा होता है कि हम एक जगह पे इंसान की सर्जरी कर या कट लगा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे हमने एनेस्थीसिया दिया हुआ है। कट लगा रहे हैं, इम्पल्स जाना चाह रही है, ब्रेन को बताना चाह रही है कि पेन हो, लेकिन सोडियम की परमेबिलिटी हमने इतनी कम कर दी है, यानी सोडियम गेट्स को हमने कहा खबर है तो तुम खुले, सोडियम गेट्स खुलते ही नहीं, एक्साइटेबिलिटी होती ही नहीं, एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होता ही नहीं, ब्रेन को पता ही नहीं चलता कि कट लग रहा है या कोई पेन वाली जगह है। ठीक है, तो ये आपका एनेस्थीसिया में बेसिकली हो रहा होता है। तो अच्छा, उसके अलावा ये एक ब्लू बॉक्स था जो पहले मैंने डिस्कस नहीं किया, जिसमें ऐसे कोई खास बात नहीं कर रहे। सिंपल सी बात ही बताई है कि मजो फाइबर के क्रॉस अगर हम इलेक्ट्रोड लगा के थोड़ा सा करंट पास करवाएं तो वहां भी एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाता है। असल में यहाँ मैंने कहा था ना, करंट से या मैकेनिकल डिस्टर्बेंस से या केमिकल डिस्टर्बेंस से किसी भी तरह से हम एक्शन पोटेंशियल को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट था कि हमने इलेक्ट्रिसिटी से एक्शन पोटेंशियल को स्टार्ट किया। ठीक हो गया।
तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।